वाले हैं वो है साल 2006 में आई अमेरिकन बायोग्राफिकल मूवी जो आधारित है अमेरिका के बिजनेसमैन क्रिस गार्डनर की ज़िंदगी के उस समय पर जब क्रिस गार्डनर सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं थे और गरीबी और बेरोजगारी का बोझ उठा रहे थे। ये मूवी मोटिवेशनल मूवी है एंड आई एम श्योर कि आपको इस मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम साल 1981 का समय देखते हैं। क्रिस गार्डनर अपनी ज़िंदगी के तमाम पूंजी को बॉन्ड डेंसिटी स्कैनर में लगा देते हैं। ये मशीन एक्सरे से भी अच्छी फ़ोटोज़ निकालता है। क्रिस ने स्कैनर सेल करने का काम शुरू किया। क्रिस के लाइफ में इन स्कैनर का काफ़ी अहम रोल रहा है। कुछ एक स्कैनर बिकने के बाद महंगे होने के कारण बिकने बंद हो गए, लेकिन क्रिस तो स्कैनर एक पूरा ट्रक भर कर ले चुके थे जिसे बेचना इनके लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि यही एकमात्र इनके इनकम का जरिया था। क्रिस अपने बेटे क्रिस्टोफर और अपनी वाइफ लिंडा जो एक होटल में वेटर का काम करती थी के साथ एक किराए के फ्लैट पर रहते हैं जिसका किराया क्रिस ने एक लंबे अरसे से नहीं दिया है। बिगड़े हालात और बेरोजगार हस्बैंड के कारण लिंडा का दिमाग हमेशा सातवें आसमान पर रहता है। वो क्रिस से हमेशा तल्ख लहजे में बात करती है जिसका क्रिस कभी बुरा नहीं मानता। क्रिस रोज एक स्कैनर लेकर हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल बेचने निकल पड़ते हैं, लेकिन डिमांड ना होने के कारण उन्हें निराशाओं का सामना करना पड़ता है और वापस खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। स्कैनर सेल करने के दौरान एक दिन क्रिस की मुलाकात जय से होती है। जय डीन वीटर कंपनी में लीड मैनेजर और कंपनी का पार्टनर है। जय के लाइफ स्टाइल को देखकर क्रिस काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। उन दिनों क्यूब सॉल्व करने का एक चलन चला हुआ था। हर कोई इसे सॉल्व करने में महारत हासिल करना चाहता था। एक दिन फिर क्रिस की मुलाकात जय से होती है। दोनों एक ही टैक्सी में बैठे होते हैं जहां क्रिस जय से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जय क्यूब सॉल्व करने में लगा रहता है। तंग आकर क्रिस जय से रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक बार क्यूब को सॉल्व करने का मौका दिया जाए, जिस पर जय कहता है कि अरे भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन क्रिस उनसे फिर रिक्वेस्ट करता है। इस बार जय उसे क्यूब दे देता है। क्रिस क्यूब को एक अपॉर्चुनिटी मानकर सॉल्व करने लगता है और कुछ ही देर में वो इसे सॉल्व कर देता है, जिससे जय क्रिस से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। इतने में जय का घर आ जाता है और वो अपने घर चला जाता है। क्रिस के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो टैक्सी का आधा किराया दे सके, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे उस टैक्सी से भागना पड़ता है, जिसके कारण टैक्सी ड्राइवर क्रिस का पीछा करता है, लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर क्रिस को नहीं पकड़ पाता। इन सब में क्रिस के हाथ से एक स्कैनर छूटकर गिर जाता है। क्रिस से इम्प्रेस होकर जय उसे अपनी कंपनी में स्टॉक ब्रोकर के पोस्ट के लिए कॉल करता है ताकि वो कंपनी के बाकी मेंबर्स को इंटरव्यू दे सके। इंटरव्यू से एक दिन पहले फ्लैट के ऑनर क्रिस से रेंट मांगते हैं, लेकिन क्रिस के पास पैसे ना होने के कारण ऑनर उसे पूरे अपार्टमेंट को पेंट करने को कहता है, जिसके लिए क्रिस एग्री हो जाता है और पेंट करने लगता है। दो पुलिसमैन क्रिस को पुलिस स्टेशन पकड़ के ले जाते हैं क्योंकि उसने कई दिनों से पार्किंग टिकट पे नहीं किया था। यहाँ पुलिस क्रिस से कहती है कि या तो तुम टिकट्स का प्राइस पे कर दो या फिर एक रात तुम्हें लॉकअप में ही बितानी होगी। यहाँ क्रिस के पास पैसे ना होने के कारण उसे लॉकअप में रात बितानी पड़ती है और सुबह 9:30 बजे उसे उस लॉकअप से फ्री कर दिया जाता है। आज क्रिस की उस कंपनी में 10:15 पर इंटरव्यू भी होती है। पुलिस स्टेशन से फ्री होने के बाद क्रिस जिस हुलिये में था वह उसी हुलिये में कंपनी की तरफ दौड़ता है। खैर क्रिस टाइमली डीन वीटर्स ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ बोर्ड मेंबर्स क्रिस के हुलिये को देखकर काफ़ी सरप्राइज बोल सकते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं। इंटरव्यूअर सोचते हैं कि भला इंटरव्यू देने के लिए कोई ऐसे थोड़ी ना आता है। इन सब के बावजूद क्रिस अपनी स्पीकिंग स्किल्स से बोर्ड मेंबर्स को इम्प्रेस कर देता है। क्रिस को जब पता चलता है कि यहाँ उसे कुछ महीने बिना सैलरी के काम करना पड़ेगा और उसके जैसे 19 और लोग हैं जो यहाँ इस तरह काम करेंगे और फिर उनमें से किसी एक को ही सिलेक्ट किया जाएगा, ये जानकर क्रिस काफ़ी डिसअपॉइंट होता है क्योंकि अभी उसके लिए पैसे कमाना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि वो काम सीखे। उसे अभी 6 बचे स्कैनर को बेचना था जिससे उसका घर चल सके, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिस को उस कंपनी में काम करने की ख्वाहिश थी, जिसके लिए उसने जय को इस अनपेड इंटर्नशिप के लिए हाँ कह दिया। लिंडा को जब यह बात मालूम होती है तो वह काफ़ी गुस्सा होती है। उसने क्रिस से अलग होने की ठान ली और क्रिस और क्रिस्टोफर को छोड़कर वो न्यूयॉर्क अपनी एक फ्रेंड के रेस्टोरेंट में वेटर के काम के लिए चली जाती है। अब बेचारा क्रिस अपने बेटे क्रिस्टोफर के साथ अकेले उस फ्लैट में रहने लगता है
क्रिस ने कंपनी के इंटर्नशिप को ज्वाइन किया। बिना सैलरी के इस बिजी शेड्यूल के कारण क्रिस अब अपने स्कैनर को नहीं बेच पा रहे थे, जिसके कारण उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। ऐसे में फ्लैट ऑनर ने क्रिस और उसके बेटे क्रिस्टोफर को घर खाली करने को कह दिया और मजबूरन उन्हें फ्लैट छोड़ना पड़ा। इस मुश्किल हालात में क्रिस ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी और इस परेशानी की जर्रा बराबर भी भनक क्रिस ने अपने बेटे को पता नहीं चलने दी। अब रात गुजारनी थी तो क्रिस अपने बेटे को बार्ट स्टेशन ले गए, यानी कि रेलवे स्टेशन, ये बोलकर कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं। लेकिन हर ट्रेन को जाता देख क्रिस्टोफर अपने पिता से पूछता है, हमें जाना कहाँ है? जिस पर क्रिस उसे कहते हैं कि हम एक गेम खेल रहे हैं जिसमें हमें अलग अलग जगहों पर ठहरना है। और इस तरह एक बहाने के साथ क्रिस स्टेशन में बने टॉयलेट में अपने बेटे के साथ रात गुजारने के लिए अंदर चले जाते हैं। बाहर से स्टेशन स्टाफ टॉयलेट का दरवाज़ा जोर जोर से नॉक कर रहा होता है, लेकिन क्रिस अपने बेटे को गोद में लिए एक कोने में बैठे होते हैं। दोस्तों, ये सीन इस मूवी का सबसे इमोशनल सीन है। खैर, अगले दिन क्रिस अपने बेटे को डे केयर में छोड़कर ऑफिस पहुंच जाता है। लंच टाइम में वो पता करने लगता है कि रहने की जगह इस सिटी में लो प्राइस में कहाँ मिलेगी। इस शहर में गवर्नमेंट का बनाया एक सरकारी मुसाफिर खाना होता है जिसमें बेघर लोगों को थोड़े से पैसों में जगह मिलनी होती है, मगर यहाँ शर्त ये होता है कि यहाँ 5 बजे तक लास्ट टाइमिंग होता है अपने रूम को बुक करने का। जब क्रिस वहाँ पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि 100 की तादाद में लोग ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होते हैं अपने रूम को बुक करने के लिए। खैर, यहाँ क्रिस की किस्मत अच्छी होती है और उसे एक रूम मिल जाता है। अब क्रिस का दिन भर का यही रूटीन होता है कि वो काम खत्म करने के बाद बेटे के साथ शहर में बिना वजह इधर उधर टाइम पास करता है और 5 बजते ही उस मुसाफिर खाने के रूम में रात गुजारता है। चर्च में लंगर में खाना खाता है। क्रिस की ज़िंदगी घड़ी में चलने वाली सुई की तरह हो गई थी, जो चल तो रही थी लेकिन जाना कहाँ है कुछ पता नहीं। क्रिस अगले दिन ऑफिस के बाद मुसाफिर खाना पहुँचने में लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रूम नहीं मिल पाता है। अब आज की रात वो एक ट्रेन के डिब्बे में अपने बेटे के साथ रात गुजारने पे मजबूर हो जाते हैं। क्रिस अपने ब्लड को सेल करते हैं ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल सके। यार, एक आदमी इतना स्ट्रगल कर रहा है और हम छोटी मोटी मुसीबतों से हार मान जाते हैं। खैर, मूवी पर आते हैं। क्रिस की ज़िंदगी इसी तरह कट रही थी। कभी उसे रात बिताने को गवर्नमेंट रेन बसेरे में जगह मिलती थी तो कभी नहीं। क्रिस को कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ऑफिस में बुलाते हैं क्योंकि आज ही डिसाइड होना था कि किससे इंटर्नशिप से परमानेंट जॉब मिलने वाली है। क्रिस काफ़ी नर्वस होकर ऑफिस में एंटर करता है, जहां उसे ये समझ आ जाता है कि अब उसे नौकरी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम देने वाले कैंडिडेट भी वहां उस लिस्ट में थे। बोर्ड मेंबर में से एक क्रिस के शर्ट की तारीफ करते हैं, जिस पर क्रिस कहते हैं कि आज मेरा आखिरी दिन है, इसलिए मैं ये शर्ट पहन के आया हूँ, जिस पर सब लोग हंसने लगते हैं। बोर्ड मेंबर का वो आदमी क्रिस से कहता है कि तुम ये शर्ट कल भी पहन के आना, क्योंकि कल से तुम्हारा पहला दिन शुरू हो जाएगा। यू आर सेलेक्टेड एज ए स्टॉक ब्रोकर ऑफ दिस कंपनी। ये सुनकर क्रिस की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह बाहर आकर अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, नॉर्मली जैसे हम लोग कुछ अचीवमेंट करने पर करते हैं उसी तरह। अगेन दिस पार्ट ऑफ दिस मूवी मेड मी वीप। और क्रिस अपने बेटे से मिलते हैं और हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड होती है। दोस्तों, ये पूरी मूवी बायोग्राफी थी अमेरिकन बिजनेसमैन एंड मोटिवेशनल स्पीकर क्रिस गार्डनर की, जिसकी आज नेटवर्थ है $60 मिलियन, जो इंडिया के बनते हैं 4 अरब 45 करोड़ 86 लाख 51 हज़ार। वाकई में बहुत बड़ी अचीवमेंट पाई है गार्डनर सन ने अपने पैशन और हार्डवर्क के जोर पर। मैं थोड़ा सा अपनी बात कर लूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे, पीस आउट।